Good morning friends, you are most welcome to Think Ice channel. Today we are going to discuss घटनाचक्र दृष्टि। इसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स समसामयिक की घटनाओं को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र न केवल लखनऊ से बल्कि राष्ट्रीय राजधानी से भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जाएगा। इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे कृषि वस्तुओं और अन्य उत्पादों के लिए बड़े बाज़ारों तक बेहतर व त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण यह ईंधन बचत, समय बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा और साथ ही इससे दुर्घटनाएं होने के आसार में भी कमी आएगी। स्मरणीय तथ्य: 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर लगभग 341 किलोमीटर है। इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित ऑपरेशनल देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ ज़िले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 स्थित चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है, जबकि गाज़ीपुर ज़िले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाज़ीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले 9 ज़िले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाज़ीपुर हैं। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन का विस्तारित करने का प्रयास किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी एयर स्ट्रिप निर्मित की गई है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन इमरजेंसी परिस्थितियों में लैंड कर सकेंगे और यहां से उड़ान भर सकेंगे। लड़ाकू विमानों, फाइटर जेट्स की आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि यह यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। इसमें 12 ज़िले आएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव NH 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जुड़ापुर दांडू गांव में समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा यूपी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसके निर्माण की नोडल एजेंसी है यूपीडा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिले यथा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपए भूमि लागत सहित लैंड एक्विजिशन सहित है। कितनी? 36,200 करोड़ रुपीज़। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 की। स्मार्ट पुलिसिंग SMART पुलिसिंग का विचार वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्मार्ट पुलिसिंग 2021 पर नागरिक संतुष्टिकरण सर्वेक्षण सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे
भारत में पुलिसिंग की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों के दृष्टिकोण और पुलिस पर जनविश्वास के स्तर का आकलन करने हेतु भारतीय पुलिस फाउंडेशन (आईपीएफ) इंडियन पुलिस फाउंडेशन का एक क्रांतिकारी प्रयास है। स्मरणीय तथ्य: नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन (आईपीएफ) ने स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया। यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक का निर्धारण स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर के आधार पर किया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर को 1 से 10 के पैमाने पर मापा गया है। 10 का स्कोर उच्चतम नागरिक संतुष्टि तथा 0 का स्कोर न्यूनतम संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। सूचकांक में निम्नतम स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है। सूचकांक में दिल्ली को 12वां, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22वां, मध्य प्रदेश को 23वां और उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश 8.11 स्मार्ट सूचकांक स्कोर के साथ। दूसरे में तेलंगाना 8.1, तीसरे में असम 7.89, चौथे में केरल 7.53, पाँचवें में सिक्किम 7.18, छठे में मिज़ोरम 7.14, सातवें में गुजरात 7.04, आठवें में ओडिशा 6.94, नवें में हिमाचल प्रदेश 6.91, 10वें में पुडुचेरी 6.91, 11वें में गोवा 6.86, 12वें में दिल्ली 6.85, 13th में तमिलनाडु 6.73, 14th कर्नाटका 6.69, 15th उत्तराखंड 6.69, 16th पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल 6.66, 17th मेघालय 6.60, 18th हरियाणा 6.39, 19th त्रिपुरा 6.33, 20th जम्मू एंड कश्मीर 6.26, 21st महाराष्ट्र 6.25, 22nd राजस्थान 6.17, 23rd मध्य प्रदेश 6.15, 24 नागालैंड 6.11, 25 पंजाब 6.07, 26 झारखंड 6.07, 27 छत्तीसगढ़ 5.39, 5.93 छत्तीसगढ़ 27, 5.93, 28 उत्तर प्रदेश 5.81, 5.81 उत्तर प्रदेश 28, बिहार लास्ट 29, 5.74। सारे एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में पहले में आंध्र प्रदेश, दूसरे में तेलंगाना, पहले में आंध्र प्रदेश, दूसरे में तेलंगाना, तीसरा असम, चौथा केरल, पाँचवां सिक्किम, छठा मिज़ोरम, सातवां गुजरात, आठवां उड़ीसा, नौवां हिमाचल प्रदेश, 10वां पुडुचेरी, 11वां गोवा, 12वां दिल्ली, 13वां तमिलनाडु, 14वां कर्नाटक, 15वां उत्तराखंड, 16वां वेस्ट बंगाल, 17वां मेघालय, 18वां हरियाणा, 19वां त्रिपुरा, 20वां जम्मू एंड कश्मीर, 21वां महाराष्ट्र, 22वां राजस्थान, 23वां मध्य प्रदेश, 24वां नागालैंड, 25वां पंजाब, 26वां झारखंड, 27वां छत्तीसगढ़, 28वां उत्तर प्रदेश, 29वां बिहार। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम NSPE नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभ किया गया। इसे ही मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण, रिटेंशन एवं उपस्थिति को बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार करना था। स्मरणीय तथ्य: 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण POSHAN, PO से पोषण, SHA से शक्ति, N फॉर निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित सेंट्रल सेक्टर स्कीम योजना है। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी बच्चों को, स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी।
इस योजना से देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्य की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.8 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व माध्यमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले, नर्सरी में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। 2020-21 वर्ष का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। स्मरणीय तथ्य 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। वर्ष 2020-21 के सूचकांक में 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, सारे ही शामिल हैं। 100 अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य गुजरात 72, केरल 70, तमिलनाडु 64। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 गोवा 63, मेघालय 53, मणिपुर 46। संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष 3 जम्मू कश्मीर 67, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 61 और दिल्ली 58। सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र: मिजोरम छोटे राज्यों में 8वां, बिहार बड़े राज्यों में 20वां और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में 8वां। ये बॉटम पेन है। मिजोरम जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट यूनिट्स हैं उनमें सबसे लास्ट पायदान पर 8वें नंबर पर। बिहार देश के जो बड़े राज्य हैं उनमें 20वें स्थान पर लास्ट में। और लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरीज़ है 8, उनमें लास्ट पोजीशन में संघ राज्य क्षेत्रों में 8वें नंबर पर लक्षद्वीप लास्ट पोजीशन पर है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश प्राप्तांक 59 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश का इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 59 स्कोर है इसका और इसने 5वां स्थान प्राप्त किया है 20 राज्यों में। अब बात करते हैं रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है। स्मरणीय तथ्य 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना RKVY की शुरुआत की गई। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वावधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेडों यथा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे की बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। इस प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 वर्ग आयु के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, यहाँ पे इंजन बनते हैं। भारत में अपराध 2020। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इसी के क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई। स्मरणीय तथ्य 14 सितंबर 2021 को NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया, जो इस श्रृंखला में 68 संस्करण है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करती है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल क्राइम्स पंजीकृत किए गए, रजिस्टर किए गए, जिनमें से 42,54,356 भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत तथा 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों साइबर क्राइम के दर्ज किए गए, जो दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में जो 44,735 मामले थे, वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत रजिस्टर हुए। क्योंकि अब क्या ई फाइलिंग भी होने लगी है, ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट, तो भी रजिस्ट्रेशन की मात्रा बढ़ी है। वर्ष 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 की तुलना में 8.3% की गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर 56.5 रही। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के 2 उप मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी हैं, तो रूरल है और अर्बन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रशासित है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों ने अपने को खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण फेज़ 2 अर्थात ODF+ में प्रवेश कर चुका है। स्मरणीय तथ्य 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। देश में ODF+ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। तो स्वच्छ पेयजल के लिए कौन सा गोल है? SDG का 6 नंबर का है, हाँ 6 SDG 6 है स्वच्छ पेयजल के लिए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 SSG स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ODF स्थायित्व तथा गाँवों में ODF+ के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG 2021 में कई नए तत्वों एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, जो निम्नवत हैं: ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अवशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था। अब बात करते हैं सुजलाम अभियान की। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान SUJALAM सुजलाम कैंपेन का शुभारंभ किया गया। ODF स्थायित्व, ODF सस्टेनेबिलिटी, ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ODF स्थायित्व, ODF सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर कौन सा होता है? जो हाउस होल्ड वाला गंदा पानी होता है, जिसमें किचन का पानी हो सकता है, टॉयलेट का पानी हो सकता है, कार वॉशिंग का पानी हो सकता है, और भी बहुत सारे पानी जो ज़रूरत घर में पड़ती है उसके लिए जो यूज़ होते हैं वो पानी हो सकते हैं। हेतु एक 100 दिवसीय अभियान है। फिर से देख लेते हैं। ODF स्थायित्व, ODF सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है, 100 डेज़ का है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 लाख सोख्ता गड्ढों सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। नए परिवारों तक शौचालय पहुंचाए जाएंगे। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF+ के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा।
इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर प्लस शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ध्यातव्य है कि इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है, लगातार चौथी बार। अब इसके बाद देखते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। स्मरणीय तथ्य: 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत किसने की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का छठा संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विषयों, डिसिप्लिन जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, इंजीनियरिंग हो गया, प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट कहते हैं, फार्मेसी, विधि हो गई जिसको लॉ कहते हैं, लॉ, चिकित्सा, मेडिकल, वास्तुकला, आर्किटेक्चर और दंत चिकित्सा, डेंटल में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो देख लेते हैं डिसिप्लिन्स को: इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों पैरामीटर्स के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला, शिक्षण, अधिगम और संसाधन। शिक्षण मीन्स टीचिंग, अधिगम मीन्स लर्निंग, संसाधन मीन्स रिसोर्सेज। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा है पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। पांचवा है बोध, परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में 10 टॉप स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे IIT मद्रास चेन्नई में है, 86.76। दूसरे में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में, ये IISM होगा, 82.67। तीसरे में IIT बॉम्बे मुंबई 82.52। चौथे में IIT दिल्ली न्यू दिल्ली में 81.75। पाँचवें में IIT कानपुर में यूपी में 76.50। छठे में IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में 75.62। सातवें में IIT रुड़की में उत्तराखंड 71.40। IIT गुवाहाटी असम में गुवाहाटी में 69.26, 8वें नंबर पे है IIT गुवाहाटी। 9वें में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU न्यू दिल्ली 66.61। और 10वें में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश 63.10। NIRF की रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान देख लेते हैं। 5वें नंबर पर IIT कानपुर में 76.50। 10वें पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में वाराणसी में 63.10। 18वें में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़ में 57.38। 28वें में IIT BHU वाराणसी में 53.74। MIT यूनिवर्सिटी 43 में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 48.87। 60 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 46.65। 84 पे शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर नोएडा 43.60। 88 में 88 पे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT प्रयागराज या इलाहाबाद 43.04।
विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा विश्वविद्यालय की श्रेणी में मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय क्रमशः आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली को, तो मद्रास को पहला और दिल्ली को दूसरा। प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को पहला, आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ बेंगलुरु को विधि यानी कानून लॉ श्रेणी के तहत पहला स्थान, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक को पहला, तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटक डेंटल में पहले नंबर पे। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को पहला स्थान। कॉलेज श्रेणी में लगातार पाँचवें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान मिला है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा वृहद नृजातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल KAAC के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। तो कौन कौन है?